पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बाबू? बजट। क्या पढ़ रहे थे? बजट की संरचना। क्या पढ़ रहे थे? बजट की। अब संरचना, बजट की संरचना में हमने दो चीज को आपको बताया था, एक क्या होता है प्राप्तियां और एक क्या होता है व्यय। ध्यान से समझना है, प्राप्तियां कितने प्रकार के? दो प्रकार, और व्यय भी दो। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी में हम समझेंगे कि जब ये प्राप्तियां होती है या फिर व्यय होती है तो बजट की स्थिति कैसा होती है। मान लो अगर प्राप्तियां कम हो गया और व्यय ज्यादा हो गया तो बजट की स्थिति बदल जाएगी, है कि नहीं? घाटे लग जाएगा। या फिर मान लो कि व्यय सरकार कम कर रही है और प्राप्तियां ज्यादा कर रही है तो भी बजट की स्थितियां बदल जाएगी। इसीलिए मैंने टॉपिक लिखाया है बजट की स्थिति। समझ में आ गया? अब देखिए, तो बजट की स्थितियों में बाबू चार चीज। पहला होगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, कोई दिक्कत? दूसरा हम बोलेंगे पूंजीगत घाटा, कोई दिक्कत? तीसरा टर्म आएगा बजटीय घाटा और लास्ट टर्म आएगा राजकोषीय। अब सब जगह क्या लिखा हुआ है? अब इस दोनों वर्ड से आप लोग अवगत हैं, बस वो दोनों को समझना है। राजस्व घाटा का मतलब क्या होगा? अगर क्या प्राप्तियां क्या है, दोनों नियंत्रण में, दोनों नियंत्रण में रहेगा तब तो संतुलन में हो गया ना। प्राप्तियां भी बराबर है, जितना प्राप्तियां है उतना व्यय कर दिया तो कौन सा बनेगा? मैंने वर्ड कौन सा लगाया? सब घाटा वर्ड लगाया, मतलब घाटे बजट की बात कर रहे हैं। कौन सी प्राप्तियां? अब समझ में आ गया, सही बात है। तो राजस्व जो है बाबू, यानी राजस्व जो है, राजस्व प्राप्तियां जो है, राजस्व प्राप्तियां क्या है बाबू? और व्यय क्या है? कौन सा घाटा हो गया? बस ऑब्जेक्टिव बन गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। राजस्व घाटा कब लगेगा? अब बताओ, तो सरकार जो क्या करेगा अब बताओ, ध्यान समझना। इसमें भी वही बात, कौन सा प्राप्तियां? व्यय भी कौन? अब बताओ सही, पूंजीगत और कम हो जाएगा और व्यय क्या हो जाएगा? कौन सा व्यय? दोनों में टर्म याद रखना है। राजस्व घाटा तब लगेगा जब राजस्व प्राप्तियां कम हो और राजस्व व्यय ज्यादा हो। सैलरी टैक्स सरकार को कम आ रही है लेकिन सैलरी वगैरह ज्यादा वैकेंसी सरकार से नौकरी ज्यादा निकाल दिया तो राजस्व व्यय ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कौन सा घाटा लग जाएगा? राजस्व घाटा। पूंजीगत प्राप्ति, सरकार विदेश से ऋण ले रहा है, लिया लेकिन उतना आदमी ऋण नहीं दिया या निवेश अपने देश में कम हुआ तो पूंजीगत प्राप्तियां भी कम होगी। पूंजीगत प्राप्तियां होगा लेकिन हम पुलिया ज्यादा बना देंगे तो कौन सा घाटा लग जाएगा? सरकार अब वर्तमान में ये काम कर रही है, इस घाटे को दिखा रही है। कौन सा घाटा? पूंजीगत। ये देश के लिए अच्छा होता है। बोलो कैसे? मान लो कि सरकार के पास विदेश से फंडिंग ज्यादा आया, मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके अपने यहाँ प्राप्तियां कर लिया, पूंजीगत प्राप्तियां, और पूंजीगत प्राप्ति से पूंजीगत व्यय अर्थात मेरे देश के आधार संरचना विकास होगा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा। तो अगर हम पूंजीगत व्यय को अधिक कर देंगे तो मेरा देश क्या हो जाएगा? विकास करेगा। करेगा नहीं करेगा? राजस्व व्यय करने से मेरा देश का विकास नहीं होगा। कौन सा व्यय करने से? पूंजीगत व्यय करेंगे तो मेरा देश का क्या होगा? अत्यधिक विकास होगा। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा घाटा देश के लिए अच्छा होता है? अब ये दोनों टर्म है इसी से मिला हुआ। कितना राजस्व मेरे पास आया, यानी राजस्व में अब देखो राजस्व जो होता है मेरा, ये राजस्व प्राप्ति, इसमें एक 3 तरह का अकाउंट है। नाम सुने होंगे आपने, संचित निधि का नाम सुने होंगे, आकस्मिक निधि का नाम सुने होंगे, और एक होता है लोक निधि, पब्लिक का निधि जिसको बोलते हैं, जिसमें पब्लिक का पीएफ वगैरह का जो पैसा जमा होता है उसको पीएफ फंड जिसको बोलते हैं हम लोग,
तो सरकार की जो अकाउंट होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो जिसके अंतर्गत राजस्व प्राप्ति को रखा जाता है। समझ बात को ना। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे आपको ये दोनों टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए कौन सा घाटा अच्छा होगा? ये वर्तमान में चल रहा है। देश के आधारभूत संरचना को अगर हमको विकास करना है तो हम विदेश से फंडिंग करा के या अमीर अमीर आदमी से पैसा लेके, और कैसे लेंगे अमीर आदमी से पैसा? सरकार अपनी ट्रेजरी बिल को बेचेगी, सरकार अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगी। मैंने कल बताया था ना कि सरकार अपनी पूंजीगत प्राप्ति करने के लिए सरकार अपनी ट्रेजरी बिल या स्टाम्प पेपर वगैरह को बेच तो वहां से पूंजीगत प्राप्तियां कर लेगी, और उसके बाद सरकार पूंजीगत व्यय करेगी। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हुआ? सैलरी नहीं देगा इससे क्या देगा? रोड बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगा, वो सभी चीज को जहां से भविष्य में पैसा आने का चांस है, वो कौन सा व्यय हो गया? समझ आगे बात करूं? तो विदेश से जो भी हम लोन लेते हैं ना, वो सभी हम लोग पूंजीगत प्राप्ति हैं। समझ आगे बात को? कोई दिक्कत है? इस दोनों टर्म को लिख लेना, एग्जाम में पूछता है। तो टॉपिक लिखिए बजट की स्थिति। देखिए बजट की स्थितियां में बस अभी उतारना नहीं है, ये वाला टर्म नहीं उतारना, बस बजट की स्थिति हम 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा फटाक से। बजट की स्थिति, बजट की स्थितियां, बजट की स्थितियां बजट के प्राप्तियां एवं व्यय पर, बजट के प्राप्तियां एवं व्यय पर निर्भर करती है। बजट की प्राप्तियां एवं व्यय पर निर्भर करती है कि नहीं है? बजट की स्थिति किस पर निर्भर करेगी? प्राप्तियां और व्यय पर। कितना प्राप्ति हो रही है, कितना व्यय हो रहा है। तो घाटा तब लगेगा ना जब प्राप्तियां कम हो रहा और व्यय ज्यादा हो रहा। तो हमें, मेरा देश अभी उतना अमीर नहीं है, हम टैक्स ज्यादा देंगे और सरकार खर्च कम करेगी, ऐसा देश अपना भी नहीं। ये अमेरिका में ऐसा होता है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में, फ्रांस में ऐसा होता है। अपने यहाँ हमेशा सिर्फ घाटे को दिखाते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट टॉपिक लिख दिए बजट के घाटा। कभी कभी एग्जाम में बजट के घाटा नाम से चैप्टर पढ़िएगा, यही 4 घाटा आप पढ़िएगा। समझ में आ गया? तो बजट के घाटा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बजट की स्थितियां डिपेंड किस पे करेगा? प्राप्ति और व्यय। कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी स्थिति? तो अगर टॉपिक लिखिए बजट के घाटा, बजट के घाटा, बीच में लिखना है टॉपिक, बीच में टॉपिक बीच में लिखना, बजट के घाटा। अब ये 4 टर्म कैसे करके वो बना के बजट की स्थितियां जब लिखे बजट के घाटे में, ये 4 लिखने हैं। 4 प्रकार के घाटे होते हैं। हाँ लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बजट के घाटे के प्रकार हैं ये। पहला राजस्व घाटा, दूसरा पूंजीगत घाटा, तीसरा बजटीय घाटा और चौथा राजकोषीय घाटा। लिख उतारने में सारा। चलिए अब यहाँ पे आप जवाब दीजिए। घाटे की बजट, या इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं, बजट के घाटा भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम ये एग्जाम में आएगा। अब हमको ये बताइए संतुलित बजट बराबर क्या होगा? संतुलित बजट क्या होगा? जब प्राप्तियां और आय व्यय नहीं बोलना है, अब बोलना है प्राप्तियां और व्यय।
दोनों क्या होना चाहिए? कौन सी बजट? अधिशेष बजट। समझाया बात को? और घाटे की बजट प्राप्तियां कम और व्यय। कोई दिक्कत किसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, याद है, समझ में आ जाएगा ना। तो सीधा घटक पर जाते हैं, सीधा लिखे राजस्व घटक, कॉपी लिखे राजस्व घटक। एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के तुलना में इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के तुलना में राजस्व प्राप्ति के तुलना में राजस्व व्यय कम की अधिक राजस्व प्राप्ति के तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है इसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। सॉरी, राजस्व घाटा कहते हैं। अब देखो, बताना ध्यान से सोच के। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेना है, राजस्व घाटा बराबर क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां कम होगा, राजस्व प्राप्तियां कम, उसके बाद क्या होगा? राजस्व व्यय अधिक। ठीक है ना? ये राजस्व प्राप्तियों में माइनस करेंगे राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों में माइनस करेंगे राजस्व व्यय, तो क्या निकल के आ जाएगा? राजस्व घाटा निकल जाएगा। सुनाए बात को ना, सुनाए बात को ना, लिखिए। चलिए उतारिए इसको। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति में माइनस करेंगे किसको? राजस्व व्यय, तो क्या निकल के आ जाएगा? राजस्व घाटा। सब इधर उधर है, बस खाली बस यहाँ राजस्व व्यय लिखना था, तो बड़ी बात नहीं, लिखिए ना। माइनस में आएगा ही तो। एग्जाम में पूछेगा ये, बस याद रखना है। राजस्व प्राप्तियां कम, राजस्व व्यय तो क्या हो जाएगा? बस एक दो बात पेज भरने के लिए लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है कभी लिखिएगा। हाँ, राजस्व घाटा में वृद्धि होने से
राजस्व घाटा में वृद्धि होने से राजस्व घाटा में वृद्धि होने से सरकार राजस्व घाटा में वृद्धि होने से सरकार कल्याणकारी व्यय कम करती है। अब सरकार राजस्व घाटा बढ़ रहा है। अब समझना ध्यान से, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सरकार के पास जो है राजस्व घाटा, ठीक है ना, यानी राजस्व जो है, राजस्व की जो प्राप्ति हुई है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 करोड़ रुपया हुआ है। टैक्स कितना है बाबू? 100 करोड़। लेकिन सरकार नौकरी में जनसंख्या ज्यादा है, बोला कोई संविदा पे नहीं रहेगा, सबको परमानेंट करो। क्या करो? परमानेंट करने के लिए तो 50,000 ना तनख्वाह देना पड़ेगा, है कि नहीं? सरकार को है कितना रुपया टैक्स आया? 100 करोड़। सरकार खर्च कर दिया 120 करोड़। कितना कर दिया बाबू? 120 करोड़। अब बताओ घाटे कितना का लग गया? 20 करोड़ का घाटा लग गया। सरकार के पास रेवेन्यू आया 100 करोड़, लेकिन सरकार ने खर्च कर दिया 120 करोड़। घाटे कितना का लग गया? 20 करोड़। ये देश के लिए अच्छा नहीं। नहीं, सुनिए ध्यान से। हमने लास्ट में एक पॉइंट लिखाया है, अगर राजस्व घाटा वृद्धि हो जाए यानी अधिक हो जाए तो कल्याणकारी व्यय में कमी करना पड़ता है। क्यों करेगा कमी? क्योंकि सरकार अगर ज्यादा घाटा हो जाएगा, राजस्व घाटा की बात कर रहा हूं, याद रखना, पूंजीगत घाटे की बात नहीं कर रहा हूं, समझिए ध्यान से बात को। राजस्व घाटा सरकार अब नहीं दिखाती है, नहीं के बराबर होती है। जितना मेरे पास टैक्स आएगा उतना ही हम आपके खर्च करेंगे, लेकिन पूंजीगत देश से हम दूसरे देश से ऋण लेके आपके लिए रोड बना देंगे, आपके लिए हॉस्पिटल बना देंगे, आपको ही पूंजीगत व्यय करना है। समझ में? इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार नौकरी कम दे रहा है, रोड ज्यादा बना रहा है, उद्योग ज्यादा लगाएगा। समझा रहे बात को ना? इसी के तहत तो उद्यमी योजना के तहत आप लोग को ऋण कैसे दे रहा है? पूंजी विदेश से पैसा लाए नीतीश कुमार, और उसी पैसा सबको ऋण देगा 10-10 लाख रुपए, ताकि आप उद्योग खोल सके, और जितना उद्योग खोलेगा उतना सरकार को टैक्स मिलेगा। तो पूंजीगत व्यय अगर बढ़ेगा ना, तब सरकार का राजस्व व्यय बढ़ेगा। समझ आ रही बात को ना? आपके लिए रोजगार अगर उपलब्ध करा देगा सरकार, तभी ना आपके पास पैसा आएगा, तभी ना आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सरकार के राजस्व पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैंने लिखा है कि राजस्व घाटा अगर अधिक हो जाता है ना, तो सरकार जो कल्याणकारी, अर्थात जैसे लड़की को जो 50,000 रुपया मिल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा आने वाला टाइम में। बात को ना? और जो फिजूल का सरकार का खर्च हो रहा है, जैसे अनाज जो 5-5 किलो अनाज खिलाता है, ये सब कल्याणकारी योजना है। लोग के कल्याण करने के लिए सरकार काम कर रहे हैं। अब हमेशा कल्याण की आवश्यकता नहीं होती है ना, तो सरकार के अगर घाटा लग रहा है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन घाटा पे घाटा लग रहा है, तो सरकार लोक कल्याणकारी योजना में क्या कर देगा? कमी कर देगा। ज्यादा घाटा लगेगा। इसलिए मैंने लिखा कि राजकोषीय घाटा अगर वृद्धि हो गया, मान लो पिछले साल था 20 करोड़, फिर अगला साल बजट आया तो लग रहा है कि उसमें घाटा लगने चांस ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? योजना कम नहीं चलाएगी जी, योजना के लॉसमेंट से कम करेगा। बोलेगा नहीं, वृद्धा पेंशन सबको बंद करो, अब नहीं, उतना पैसा नहीं है, कहां से देंगे हम? समझ बात को ना? इसीलिए सरकार जब राजकोष के घाटा में वृद्धि हो जाएगा ना, मतलब घाटा बढ़ गया, तो सरकार अपनी योजना को क्या कर देगा? समझ आ गया बात को? यही एग्जाम में पूछेगा स्टेटमेंट के आधार से, कोई दिक्कत है ना? चलिए अब बताइए राजकोषीय घाटा बढ़ने का क्या कारण होता है? ये भी एग्जाम में पूछेगा सवाल। क्यों राजकोषीय घाटा ये बढ़ा? क्योंकि सरकार ने खर्च अधिक किया। क्यों किया सरकार खर्च अधिक? जब सरकार के पास 100 करोड़ रुपया ही है, तो सरकार ने 120 करोड़ क्यों खर्च किया? ताकि अगली बार हम सत्ता में आ सके या सत्ता में बने रहे, है कि नहीं है? इसीलिए क्या बोले? अपन जब पढ़ रहे तो अपन सब, तो सरकार जो सब्सिडी दे रहा है, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तु पे सब्सिडी देगा तो कौन सी घाटा लगेगा? राजस्व घाटा लगेगा। अब मान लो आपको बिजली फ्री दे रहा है, दे दिया सरकार, आपको यूरिया फ्री दे रहा है, आपको गैस सिलेंडर फ्री दे रहा है,
अब सरकार के पास घाटा बढ़ेगा ना जी, जब सब कुछ फ्री दे रहा है, टैक्स दे पा रहा है, तो सब फ्री देगा तो भाई टैक्स घाटा बढ़ जाएगा इसका। इसीलिए सरकार क्या करेगी, अब फ्री भी, आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार फ्री का जो सब कुछ दे रहा है ना, उसको क्या करना है, बंद करना है। बंद करेगा तो अपना राजकोष से घाटा क्या होगा, घटेगा। राजकोष से घाटा धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिएगा राजस्व घाटा बढ़ने का कारण, अगला पॉइंट देखिए, राजस्व घाटा बढ़ने का कारण, राजस्व घाटा बढ़ने का कारण, पॉइंट देख लीजिएगा एक में, अत्यधिक कल्याणकारी व्यय, अत्यधिक कल्याणकारी व्यय, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अधिक वस्तु पर सब्सिडी, अधिक वस्तु पर सब्सिडी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कर भुगतान में कमी, कर भुगतान में कमी, कर भुगतान में कमी, बता दी समझ आगे बात। ये तीन और भी कारण है, बस ये तीन को याद रखना है कि राजस्व घाटा बढ़ने का क्या कारण, तो आपको याद, दिमाग कॉमन सेंस भी लगाना है वहां को करने वक्त। राजकोष से घाटा बढ़ने का बस सिंपल सी कारण है कि सरकार अपने कल्याणकारी योजना अधिक चला रहा है, सरकार सब्सिडी अधिक दे रहा है, सरकार के पास कर कम संग्रह हो रहा है, टैक्स कम जमा हो रहा है, इसलिए कौन सा घाटा लग रहा है, राजकोष से घाटा लग रहा है। आपने मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने अपने वाइफ को वादा किया था कि हम आपको मंगलसूत्र गिफ्ट करेंगे, इसलिए वादा किया था आपने कि बरसात का फसल कटेगा ना तो दे देंगे, लेकिन बरसात फसल कटने से पहले क्या हुआ, सही से फसल नहीं हुआ, तो आपके क्या लग जाएगा, राजकोष में घाटा लग जाएगा जी, जिस वजह से आप उसका वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सरकार भी कभी कभी करती है। तो आगे बात को ना, सरकार का अगर टैक्स जमा नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी, अपना फ्री जो सब्सिडी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। चलिए दूसरा लिख के आ जाओ, पूंजीगत घाटा, कपिल के दूसरा पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा। अब बताओ पूंजीगत घाटा कब लगेगा जब बाबू, प्राप्तियां क्या आ जाएगा पूंजीगत घाटा में, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा में क्या होगा बाबू, प्राप्तियां क्या आ जाएगा, प्राप्तियां कम और व्यय क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है ना, मान लेते हैं आपने कोई मशीन खरीदा, क्या खरीदा जी, मशीन खरीदे, कोई भी चीज के लिए मशीन खरीदे, वो कौन सा व्यय हुआ, पूंजीगत व्यय। आपने पूंजीगत व्यय कर दिया, मतलब व्यय कर दिया, उससे उतना प्राप्ति आपका नहीं हो रहा है, कौन सा घाटा लग गया आपको, ताकि प्राप्तियां कम हुआ, उससे आपने पैसा कम किया उस मशीन से, लेकिन आपने 2 लाख का खरीदा था मशीन, उससे 1 लाख रुपया कमा पाया, तो आपको घाटा लग गया ना, तो कौन सी घाटा लग गया। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में होता है। देश में कैसे होता है, मान लो हमने विदेशी से क्या लाया, ऋण लाया, जितना हमने ऋण लाया उससे ज्यादा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कभी कभी होता है, गंगा नदी पे पुल बना के 100 करोड़ का बहा दिया, हो सकता है, होता है ना, होता है। तो अब मान लो जो अपना पटना मोकामा में जो पुल बना हुआ है गांधी सेतु पे, है ना, अब पुल विदेश में ऋण लिया है, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेके, IMF से ऋण लेके, दूसरे देश से ऋण लेके हम वो बनाए। अब मान लो पता चला चाइना वाला उससे बम मार देगा, अमेरिका वाला बम मार देगा, खत्म। तो जब युद्ध होता है ना, याद रखने इस बात को, जब युद्ध होता है तो 2 चीज को नुकसान किया जाता है, ईंधन को, ईंधन तो जहां जहां पे तेल छुपा के रखे हुए हैं, और दूसरा रहता है रोड को तोड़ा जाता है, ताकि आने जाने में जो मूवमेंट होगा ना फौजी का, वो टूट जाए। अभी मान लो ये पुल को तोड़ दिया जाएगा बम से, तो बरौनी इधर का आदमी इधर जा ही नहीं पाएगा, दोनों पट्टी तोड़ दे और पुल तोड़ दे, इधर का आदमी जा पाएगा, नाव बनाने पुल बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान यही चीज का। और उसके बाद वो जो बना हुआ रहता है पुल, वो विदेशी पैसा से बना रहता है ना, तो
तो इसीलिए जब भी कभी यूज होता है तो हमेशा जब होता है कि अच्छा ऋण लिया है वर्ल्ड बैंक से, हम पुल तोड़ देंगे इसका झगड़ा में, पुल तोड़ दिया अब उससे कमा ही नहीं पाएंगे हम लोग, तो फिर और हम कर्ज में दब जाएंगे। इसीलिए जब हमारा युद्ध होता है ना, तो जैसे हमारा चबरगाह बंदरगाह वगैरह बना होता है विदेश में, तो धमकी मिलता है हम उसी को उड़ा देंगे, आपका इतना इन्वेस्ट किया हुआ है ना पैसा, हम उड़ा देंगे उसको। सुना है बात को ना, हम भी पाकिस्तान को करते हैं कि तुम्हारा उड़ा देंगे चाइना वाला पैसा, हम चाइना वाला सब उड़ा देंगे, ऐसे चलता है दुनिया। सुना है बात को ना, कहाँ आप ही कॉमन सोचो कि आपने किसी से पूंजी लेके मैसूर में दुकान खोल लिया, ठीक है, आप पूंजी आपने 2 लाख का लगा दिया है, 5 लाख का लगा दिया पूंजी, आप लड़ाई करना चाहो किसी से, लड़ाई करेंगे तब तक हमको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए पूंजीगत प्राप्तियों में रिस्क ज्यादा होता है, समझ बात को नहीं। और हमारे देश के पास मजबूरी, हमारे देश के पास हर आदमी टैक्स देने की क्षमता नहीं है, मुट्ठी भर आदमी ही इनकम टैक्स देता है और मुट्ठी भर आदमी ही कॉर्पोरेट टैक्स देता है। मतलब कंपनी में जो उत्पाद करने के लिए टैक्स करता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा टैक्सेशन सिस्टम तो वहां बताऊंगा। इनकम टैक्स देने वाला आदमी कितना है, मुट्ठी भर। अमीर आदमी क्या है अपना देश में, जिसको इनकम पे लगता है वाला टैक्स, यानी इनकम टैक्स कौन बोलते हैं, जिस पे लगा वही अदा किया, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। हम लोग कौन सा टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स। अभी जाएंगे कुरकुरे खाएंगे, आपको हमको सर्विस दिए, लीजिए 5 रुपया लीजिए, उसके बदले वो क्या देगा, आपको सर्विस दिया ना, भले कुरकुरे बना हो पटना में लेकिन मीठा मिला मैसूर बगल में, तो उसके बदले में आपने सर्विस दिया, आपको आपने दिया। हम लोग इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, फिलहाल तो लोग कोई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकम टैक्स जब आप अमीर बनिएगा तब जाके इनकम टैक्स, जब 8 लाख से अधिक कमाइएगा तब, है नहीं है, पर मंथ में ईयरली एनुअल होता है। यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष दिखाता हूँ ना हर साल, अगर 12 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हैं ना तो आपको इनकम टैक्स देना साल का, ठीक है। अगर बड़ा नौकरी कर रहे हैं आप, जैसे बीपीएससी वगैरह का अधिकारी है, तो उसमें लेवल 9 वगैरह का सैलरी अगर होता है ना तो 80,000 90,000 लगभग सैलरी रहता है, तो उसको इनकम टैक्स देना। चलिए देखिए पूंजीगत, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति के तुलना में, एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति के तुलना में पूंजीगत व्यय अधिक होना ही, तुलना में पूंजीगत व्यय अधिक होना ही, अधिक का सिंबल लगा दीजिएगा एरो से, अधिक होना ही पूंजीगत घाटा कहलाता है। कोई दिक्कत है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्टिव और पूछेगा, बोलेगा क्या पूंजीगत घाटा किसको दिखा रही है, किसको प्रदर्शित करती है, क्या बोलोगे, ऑप्शन दे। पूंजीगत प्राप्तियों को, पूंजीगत व्यय को, किसको दिखा रहा है, पूंजीगत व्यय को दिखा रहा है ना। पूंजीगत घाटा किसको दिखा रही है, पूंजीगत व्यय को दिखा रही है, क्योंकि व्यय क्या हो गया, अधिक। घाटा शब्द का मतलब क्या हुआ, व्यय अधिक हो गया है और प्राप्तियां कम हो गई, तब ना घाटा लगा है। नहीं तो ये क्या होता, पूंजीगत संतुलन होता ना, अगर दोनों बराबर रहता तो पूंजीगत संतुलन होता है ना। यहाँ पे पूंजीगत घाटा शब्द का मतलब ये हो गया कि पूंजीगत वृद्धि को दिखा रहा है, यानी पूंजीगत व्यय को वृद्धि दिखा रहा है। समझाइए बात को, पूंजीगत घाटा अगला पॉइंट देखिए इसमें, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा सरकार के पूंजीगत व्यय को वृद्धि, सरकार के पूंजीगत व्यय की वृद्धि, सरकार के पूंजीगत व्यय की वृद्धि को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। आप सोच के बताना,
क्वेश्चन पूछता है, क्या पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक समृद्धि के लिए लाभदायक है या नहीं? सोच के बता, है या नहीं? आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए। आर्थिक समृद्धि का मतलब हुआ कि एक व्यक्तिगत विशेष की बात हो रही है, और यानी जब क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जैसे अपना देश में ये देखेंगे, अच्छा इस बार उद्योग कितना लगा है बिहार में, सिर्फ उद्योग को देखेंगे, तब हम बोलेंगे हमारे देश का, हमारे बिहार का आर्थिक समृद्धि हुआ है। बोलेंगे अच्छा ये मतलब पूरा बिहार के रहने वाला जो गरीब आदमी है ना, अमीर आदमी तो अमीर है, इस साल हम देखेंगे बिहार में रहने वाला जो गरीब गांव का आदमी है, उसका कितना जीवन स्तर बेहतर हुआ है। क्या वो अब अच्छा जीवन खा पी रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, इसका मतलब मेरा आर्थिक विकास हुआ है। क्या हुआ है? इसलिए याद रखना, यानी पूंजीगत व्यय अगर बढ़ेगा तो वो हमारे देश के लिए आर्थिक विकास का सूचक यानी लाभप्रद है। इसका मतलब है अगर हमारे देश में ये बढ़ रहा है, अगर पूंजीगत घाटा लग रहा है, तो समझो हमारा देश तरक्की पे जा रहा है। अब गूगल करना है, देखना हमारे बिहार का पूंजीगत घाटा कितना है। एक बार गूगल देखना करके, पूंजीगत घाटा कितना है और राजस्व घाटा कितना है, दोनों देख लो कितना परसेंट है, तब मैं समझा दूंगा एग्जांपल देकर बताएगा। पूंजीगत घाटा कैपिटल डेफिसिट इंग्लिश में होगा, कैपिटल डेफिसिट लिखिएगा 2026-27 के अनुसार इसे लिखिएगा बोल के, 2026-27 का पूंजीगत घाटा कितना है दिखा रहा है। बिहार का देखो, देश का तो पता है, बिहार का जनरल इंपॉर्टेंट है, तब पता चलेगा सरकार कहाँ खर्च करेगी इस साल। इस पैसे से अनुमान लग जाएगा सरकार कहाँ पर। पूंजीगत घाटा कितना है, पहले पूंजी कितना है, 63,455 करोड़। ये तो समझ 455 करोड़ ना। आप एक और चीज और रिसर्च कीजिए कि राजस्व प्राप्तियां कितना है, सर्च कीजिए राजस्व प्राप्तियां, यानी कितना हम टैक्स जमा करेंगे इस साल, तो राजस्व प्राप्तियां बोलिए। कुल बजट, हाँ कुल बजट बताइए। 3,47,589 करोड़। लेकिन उसमें देखिए हम राजस्व बजट, राजस्व प्राप्तियां देखिए, वो तो टोटल ना हो गया, राजस्व प्राप्तियां लिखा होगा, देखिए कितना हो रहा है, यानी कितना हम लोग टैक्स जमा करेंगे। अब डाटा लिखेंगे, बजट 2026 का पढ़ेंगे ना, तो आपको बताएंगे सरकार कितना रुपया हम टैक्स जमा करेंगे सरकार को, तब हिसाब किताब लग जाएगा देश कहाँ चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। राजकोषीय घाटा है, हाँ राजकोषीय घाटा कितना है, 39,111 करोड़। 39,000 ही है, ध्यान देखिए 3900 नहीं है ना, 39 है सिर्फ, 39,111। 39,000। चलिए आइए लिखिए, पहले लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते समझा देंगे। चलिए यहाँ पे समझ गए पूंजीगत घाटा ना। चलिए आप पूंजीगत प्राप्ति लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा। कितना है, 2,85,277। खर्च कितना हो रहा है, 3 लाख कितना हो रहा है, 47 ना जी, अरे तो 3.5 लाख रुपया जमा हो रहा है टैक्स का, 3.5 लाख करोड़, हाँ वही बोल रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करेंगे, और 3,47,000 बोला समथिंग कुछ इतना खर्च करेंगे, तो प्राप्तियां होगा 2,85,000 कितना है प्राप्तियां, 2,85,277 इतने ऊपर से इतने रखो याद, बस 3 लाख। और तो खर्च कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर देखिए ना जी, वो बजट में टोटल जो होता है 3 समथिंग कुछ बताएं जो कुल बजट, हाँ कुल बजट कितना का है, 3,47,000। 3,47,500 बस इतने घंटे है, देखो आप ना समझिए, ये वो खर्च करेंगे, कुल बजट का क्या मतलब खर्च करना, समझ बात कौन है, 3,47,000 करोड़, समझाइए इतना घटा जाता है। प्राप्त कितना हो रहा है, 2,85,000 करोड़। अब बताओ घाटे कितना का लग रहा है, यही तो बताओ, अभी बात का बजट है। अब इसमें आप बताओ 3 लाख में हमको घाटा कितना करना है, 2.85 घटा दो,
तीन में से आप बताओ, इधर से पहले घटाओ कितना हुआ, 2, एक पैसा ले लो इसमें से 6, कितना हो गया, 62,000 करोड़ का क्या है, घाटा है। हम अधिक खर्च कर रहे हैं 62,000 में, कितना टैक्स आ रहा है ना, टैक्स आ रहा है इतने, खर्च कर रहे हैं इतना कहां से, अब आप बताएंगे आगे पूंजीगत प्राप्तियों में ऐसे करके। अब इसमें भी देखना है कि अब इसमें से देखना है कि सरकार कहां कहां खर्च कर रही है, किस मंत्रालय को कितना रुपया दिया है, बताया था याद है ना, मंत्रालय विभाग मंत्रालय, उसी में देखना है शिक्षा को कितना मिला है, एमएसएमई को कितना मिला है, रक्षा विभाग को कितना मिला है, उसमें सब देख के तब अनुमान कर लेना है हाँ देश कहां क्या कर रहा है, इसी हिसाब से बजट चलता है अपना देश का। तो इतना दुनिया डेवलप होने के बाद बहुत आदमी नहीं जानता है, रेवेन्यू डेफिसिट सब गांव में आदमी नहीं जानता है क्या होता नहीं होता, उसको बस इतने को पता है चल रहा है। चलिए लिखिए कोई आ जाएगा अपन लिखिए। हाँ क्या लिखे लास्ट पॉइंट में, प्रदर्शित करता करती है। समझ गया, आला पॉइंट लिखे इसी में। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय इसी लिखना पॉइंट देखिए, पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास के लिए अच्छा होता है, पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास के लिए अच्छा होता है तथा पूंजीगत घाटा, तथा पूंजीगत घाटा आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है, पूंजीगत घाटा आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है, लाभप्रद है मतलब लाभदायक है, लाभप्रद है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पूंजीगत घाटा बराबर क्या होगा, प्राप्ति कम, पूंजीगत प्राप्तियां कम माइनस पूंजीगत व्यय अधिक। देखो यहाँ समझने में एक जगह उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, आपको जब घाटा निकालना है ना किसी चीज का, तो हमें निकालना होगा, किससे घाटा निकालना होगा, प्राप्तियों से निकालेंगे ना, तो हमने ये देखेंगे हमने व्यय कितना किया है तब ना घाटा निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, मैं अभी समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें प्राप्त हुआ है कितना करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, और हमने खर्च कितना कर दिया, 120 करोड़। आप बताओ 100 करोड़ में 120 करोड़ घटाएंगे या 120 में 100 घटाएंगे, तो ना घाटा लगेगा, तो कितना घाटा लगेगा, माइनस 20 करोड़ का, तो कितना का घाटा लगा, पूंजी का घाटा कितना, माइनस 20 करोड़ का। आगे बात को याद रख लेना इस बात को। इसी तरह एग्जाम को बस फॉर्मूला को याद रख लेना, पूंजीगत घाटा देश के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, अच्छी होता है। फिर अगला पॉइंट नहीं, अगला टॉपिक लिखिएगा, बजट के घाटा या बजट घाटा, बजट के घाटा लिखिए सीधा डायरेक्ट। अब बताओ इस टर्म में क्या समझे, इसका मतलब बजट का घाटा। अब हमने बजट बनाया इतना, अब बात करो टोटल का, कितना करना है, टोटल का। अब एक एक करके नहीं करना, अब टोटल का करना है, समझा रहे बात को ना। मान लो अभी वो लड़का बोला कि सर बजट है पूरा, मेरा बजट है पूरा बिहार का 3.47 करोड़ का, ठीक है बजट, ये कुल बजट है ना, हम बजट के घाटा पढ़ रहे हैं, मतलब टोटल बजट में कितना घाटा लग रहा है, तो बजट के घाटा हम कब निकालेंगे, अर्थात कुल राजस्व की प्राप्तियां माइनस
कुल राजस्व का व्यय। व्यय। अगर प्राप्ति कुल हुआ है, चाहे कहां कहां से प्राप्ति हुआ, चाहे राजस्व प्राप्ति हुआ हो या पूंजीगत प्राप्ति, दोनों प्राप्ति को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, किससे? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से। अगर अधिक हो जाएगा तब कौन सा घाटा लग जाएगा? बजटीय घाटा। किससे बता रहा हूं? बजटीय घाटा। अब बजटीय मतलब क्या हुआ? टोटल का बात हो रहा है, टोटल बजट। अब बजटीय घाटा में टोटल में क्या क्या आएगा बताओ? एक राजस्व प्राप्तियां होगा ना, ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां से हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियां। अब ये दोनों, अब फिर क्या होगा? इधर और क्या निकालना? व्यय। कौन कौन सा व्यय? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगर ये अधिक हो जाएगा और ये कम हो जाएगा तो कौन सा घाटा लग जाएगा? बजटीय घाटा। बजट में टोटल को काउंट करते हैं, अर्थात ये दोनों अगर कम हो जाए, प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां कम हो, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अधिक हो, तब कौन सा घाटा लग जाएगा? बजटीय घाटा। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कुल प्राप्तियां से कुल व्यय अधिक हो जाए तब कौन सा घाटा लग जाएगा? बजटीय घाटा। समझ आगे बात करना। सरकार की कुल प्राप्तियां की तुलना में सरकार की कुल प्राप्तियां की तुलना में सरकार की कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक होता है। कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक होता है तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। क्या उन्हें समझ में आ गया ना? कुल प्राप्तियां बोले तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय बोले तो राजस्व व्यय और पूंजीगत। तो ना ये बात को ना कोई दिक्कत है ना? लिख लीजिए, लिखिएगा। हाँ, वो फॉर्मूला लिख लीजिए इसका बजटीय घाटा में। कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अब तो व्यय अधिक और प्राप्तियां तो क्या लग जाएगा? बजटीय घाटा। देखो, पेज भरने के लिए तो और भी पॉइंट है लिखाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन समझ के तो क्यों पेज भरना है? जैसे एग्जाम में पूछा है कुल प्राप्तियां का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एग्जाम होता याद रहेगा ना, तो लिख लेना है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में याद कुल प्राप्तियां, ठीक है, कुल प्राप्तियां में क्या हो जाएगा? राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है ना। अगर नहीं तो तब टॉपिक कहते हैं वो खत्म हो गया। अगर भूल जाओगे तो लिख लो, लिखेगा। बजट प्राप्तियां में राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति को शामिल किया जाता है। बजट प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है तथा बजट व्यय में राजस्व व्यय एवं
पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है एवं पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ गया ना बात? बजट समझ गया? अब लिखिए राजकोषीय घाटा। टॉपिक लिखिए राजकोषीय घाटा। कोई दिक्कत है? अब बता टॉपिक क्या लिखा हूं? राजकोषीय घाटा। अब समझ में 1 मिनट के लिए तब आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा का मतलब याद है? मैंने बताया था राजा का कोष। स्टार्टिंग क्लास में जब पब्लिक फाइनेंस जब स्टार्ट किए थे, लोक वित्त क्लास जब स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे राजकोषीय का मतलब क्या होगा? राजकोषीय किसका कोष बाबू? राजा का कोष। राजा के कोष में क्या लगाना है? घाटा लगाना है। क्या लगाना है? है ना? तो इस राजकोषीय घाटा में विदेश से जो ऋण लेके हम प्राप्त करेंगे ना, ऋण लेके जो पैसा प्राप्त करेंगे ना, पूंजीगत प्राप्ति में ऋण से प्राप्त होता है ना, तो ऋण वाला जो प्राप्त पैसा होगा ना उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्या बोले समझ में आया? ऋण से जो उधार लेंगे वो सरकार के राजकोषीय में शामिल नहीं करेंगे। राजकोषीय में वही पैसा शामिल होगा जो टैक्स का पैसा हो, जो राजस्व राजस्व प्राप्ति से कमाया गया धन। टैक्स के द्वारा जो रुपया जमा किया जाएगा ना, या गैर टैक्स के द्वारा, वो कौन सा होगा? राजकोषीय। अब इसमें घाटा कैसे लगाएंगे? वही बात, प्राप्तियां कम हुआ और व्यय हम क्या कर दिए? अर्थात सरकार के राजकोषीय घाटा में, राजकोषीय घाटा तब लगेगा जब सरकार की राजकोषीय प्राप्तियां कम हुई और राजकोषीय व्यय अधिक हो गया, तब कौन सा घाटा लगेगा? राजकोषीय घाटा। याद रखना, सरकार के राजकोषीय में बाबू हमने किसी से ऋण लिया वर्ल्ड बैंक से, वो सरकार का ऋण, सरकार का राजकोषीय का पैसा थोड़ी ना, वो तो हम ऋण लिए दूसरे देश उधार लिया ना, उसको राजकोषीय में शामिल नहीं करेंगे। समझाया मेरी बात? बस इतने को अंतर है राजस्व घाटा में और राजकोषीय घाटा में। कल सबका अंतर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। कौन सा टैक्स को कहां शामिल करेंगे, कहां से, कल का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अंतर में इसलिए आज बढ़ा दिया हूं। कल मैं होमवर्क दूंगा लिख के आने के लिए कि राजस्व घाटा पूंजीगत घाटा में क्या अंतर है, सबको लिख के आना है अपने अपने दिमाग से। उसके बाद कल मैं अपने मन से लिखाऊंगा। तो राजकोषीय घाटा समझ गए ना? इसके अंतर्गत हम ऋण लिया हुआ पैसा को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा। एक वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित व्यय एवं कुल अनुमानित प्राप्तियां का अंतर ही क्या कहलाता है? राजकोषीय। अब करो अंतर, लगाओ घाटा, पहले समझ लिख लिए। अंतर ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। एक वित्तीय वर्ष में एग्जाम्पल के तौर पे 2026 और 27 का वित्तीय वर्ष का एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार के राजकोषीय में प्राप्तियां हुआ बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1000 करोड़। कितना हुआ बाबू? 1000 करोड़। क्या हुआ? सरकार के राजकोषीय में प्राप्तियां हुआ। अब
अब प्राप्तियां हो गया, अब हम कर देंगे व्यय, पैसा हम खर्च करेंगे ना। तो सरकार ने बोला कि हम खर्च कर देंगे 1500 करोड़। कितना कर देंगे बाबू? 1500 करोड़ खर्च कर दिया। जोश जोश में मोदी जी बोला खर्च कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। गए धन योजना चला दिया, सब पे सब्सिडी। अलावा वोट जीतने के लिए मान लो कि बिहार में या कहीं चुनाव में वोट जीतने के लिए सरकार ने सब्सिडी दे दिया, वैकेंसी निकाल दिया, तगड़ा से 20 लाख वैकेंसी सरकार ने नौकरी निकाल दिया। इसे देखते हो चुनाव में बोलता था कि निकालेंगे सरकार नौकरी, निकालता है, रास्ते घाटा लग जाएगा ना, पैसा रहेगा तब ना बैठे देंगे सबको। वैकेंसी उतने को आएगा जितना जरूरत है, रिटायरमेंट होगा तभी ना। अब समझ में आ रहा है कैसे चुनाव में प्रचार में चलता है काम। तो अब देखो राजस्व में कितना प्राप्ति हुआ? 100 करोड़। खर्च कितना कर दिए? 1500। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? घाटा लग जाएगा। कितना घाटा लग गया? 500। तो सरकार के राजकोषीय में तो जितना प्राप्त हुआ उनसे अगर अधिक खर्च व्यय कर दिए तो कौन सी घाटा लग जाएगा? और एक अंतर याद रख लेना है, पूंजीगत घाटा में और राजस्व घाटा में अंतर है। राजस्व घाटा में हम विदेश अर्थात ऋण वाले पैसा को कौन नहीं करते हैं, जबकि पूंजीगत घाटा में हम ऋण वाला प्राप्ति को भी कौन करते हैं। अंतर समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। बस अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। अंतर कितना था? 500 करोड़ का। इसको क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। कोई दिक्कत है ना? बस अब लिखो आसान भाषा में, लिखिए इसी के नीचे लिखिएगा। सरकार द्वारा कुल प्राप्ति के तुलना में कुल व्यय अधिक हो जाए, कुल प्राप्ति के तुलना में कुल व्यय अधिक हो जाए तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन अंतर है लिखाऊंगा, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। किंतु इसके अंतर्गत ऋण से प्राप्त आय को शामिल नहीं करते हैं। क्या शामिल नहीं करते हैं? आप समझो सरकार कितना दे रही है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। कैसे? सरकार बोल रहा है क्या? देखो हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ? अमेरिका गया, घूम के आ गया, या रूस गया, घूम के आ गया। अब सरकार बोला कि हमारे पास राजकोषीय घाटा लगा दिए तुम लोग, कितने का? 500। इसका मतलब है कि हमको ऋण कितने की जरूरत है? 500। क्योंकि इसमें कौन सा पैसा जुटा हुआ नहीं है? तो कितना ऋण हमें विदेश से लेना है, ये कौन दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। अगर राजकोषीय घाटा मुझे जितना का लगा है उतना ही हमें जरूरत है किसका? ऋण का। बाकी तो काम चल रहा है ना। हमको जितना प्राप्तियां हुआ, चाहे पूंजीगत प्राप्ति हुआ हो, हम अपना देश का संपत्ति बेचकर हमने पूंजीगत प्राप्ति कर लिया, टैक्स आया राजस्व प्राप्ति कर लिया, लेकिन ऋण हम कब लेंगे? जब हमको राजकोषीय घाटा लगेगा तब। राजकोषीय घाटा का मतलब हुआ कि मेरे देश की संपत्ति सबको सब कुछ दे के भी उतना हम नहीं पूरा पाए जितना हमको जरूरत है। आप समझ में आया? राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है
कि हमें कितना ऋण देना है। समझ में आया हम क्या बोले? नहीं आया समझ में जी? विदेश से मान लो कि हमें ऋण लेना है, कितना? जितना हमको प्राप्ति हुआ था अपने घर से, उससे हमने ज्यादा खर्च कर दिया, इसका मतलब और हमें ऋण की आवश्यकता है। सिंपल सी बात। तो अर्थात कह सकते हो कि राजकोषीय घाटा क्या दिखाता है? ऋण को दिखाता है, यानी कितनी ऋण की प्राप्ति हमने किया है। यानी विदेश से हमने कितना ऋण की प्राप्तियां किया है, ये कौन दिखाएगा? हमने 1000 करोड़ हमारे पास आया था, हमने खर्च कितना कर दिया? इसका मतलब है कि हमने 500 करोड़ कहां से पूरा के खर्च किया? विदेश से लेके, ऋण से लेके। आप समझ में आया? तो राजकोषीय घाटा ये दिखाता है कि हमने विदेशों मतलब ऋण कितना लिया है। विदेश वर्ड गलत है, लेकिन हमने ऋण कितना लिया है। चाहे हम भारतीय से ले सकते हैं, चाहे विदेशी से ले सकते हैं। इसीलिए हम किसको काउंट करते हैं? राजकोषीय घाटा। अब जब बजट पढ़ोगे तो बजट में देखना कितना परसेंट हमने राजकोषीय घाटा अगली बार का है। तो सर्च करो राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है। कितना है बाबू? 2.99% मतलब 3% लगभग। यही एग्जाम में कहता है। FRBM एक्ट पढ़ाऊंगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम कहता है कि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम कल बताए थे ना? FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कहता है कि 3% से आपकी फिजिकल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना ही अधिकार है, कुल बजट का 3% अधिक ही रुपया आप खर्च कर सकते हैं। आपके पास 100 करोड़ रुपया है तो आप उसमें 3% जो 1300 करोड़ ही आप खर्च कर सकते हैं। तो लिखा हुआ ना 2.99% अर्थात 3% हुआ ना? 3% से अधिक नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो आप बताओ हम कितना परसेंट विदेश से ऋण ले सकते हैं? मात्र 3%। कुल व्यय का 3%। आगे बात करो। तो आप बताओ हमारा जो राजकोषीय घाटा दिखाएगा कितना परसेंट? 3%। 2.45 दिखाता है या 2.86 दिखाएगा या 2. सरकार बड़ा होशियार है। 2.99 लिखा था, 3 भी लिख सकता था, लेकिन 3 लिखा था तो छीछा लेकर हो जाता ना। इस सब कुछ हम तो अपने यहाँ हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, सब कुछ बिहार से दूसरे देश से पैसे लेके नहीं लेंगे, तो हम लोग दे पैसा क्या कर रहे हैं? नहीं हो सकता गाँव में कहता है बड़ा खर्चा पक्का चल गल के खेत बेच के नहीं होता है। अपना कमाई करो, होता है ना? वही बात सरकार पे भी लागू होता है ना कि जब बनाना है, इतना सारा उद्योग देना है तो ऋण लेके क्यों कर रहे हैं? अपना यहाँ अगर उद्योग को डेवलप कीजिए उसी हिसाब। समझ गए राजकोषीय नीति? राजकोषीय घाटा समझ गए ना? कोई दिक्कत है? राजकोषीय घाटा ये दिखाता है कि हमें कितना ऋण कर सकता है या फिर हमें कितना ऋण लिया है। दोनों एक ही बात है। आवश्यकता नहीं है, हमने खर्च कितना करने के लिए बोल दिया है कि इस बार 53 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। कितना करेंगे? 53 लाख करोड़। तो उसी में देखना राजकोषीय घाटा लिखा रहेगा बगल में इतना परसेंट, 3% लिखा हुआ है ना? तो सोच लो आप लोग, इसमें से शायद 53 करोड़ का 3% कर लो, उतना फिर घटा दो तो उसमें निकल जाएगा कि कितना हमारे पास राजकोषीय नीति इस बार का है। अब एक बार सर्च कीजिए देश का सर्च करना है। राजस्व इस बार कितना है? राजस्व प्राप्तियां कितना हुआ है? कितना होगा राजस्व प्राप्तियां? तो दोनों प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां देख लीजिए एक बार, कुल प्राप्तियां कितना हुआ है? शायद होगा हमारे हिसाब से कितना है? रुपया बताइए तब समझना है। दिल्ली दिखाओ कितना है? 197 लाख करोड़। 197 लाख करोड़ है? नहीं, 26 का 27 का है 214 लाख करोड़। 214 लाख करोड़ है प्राप्तियां। कौन सा प्राप्तियां हैं? नहीं, कल डाटा बताएंगे संगाई बात को ना। अच्छा कोई नहीं, रहने दीजिए। अब एक मोटा मोटी समझ गए ना? अब बजट पढ़ाएंगे जब आप जब दिखाएंगे पूंजीगत प्राप्तियां इस बार 2026 का इतना है, समझ जाओगे ना कि सरकार कितना संपत्ति को कौन कौन बेच रहा है। अब मीडिया वाला बोलेगा कि मोदी जी ने स्टेशन भेज दिया तो पता जाओगे। हाँ, इसका पूंजीगत प्राप्तियां अगर अधिक है तो इसका मतलब समझ जाओगे अपने देश का क्या बिका है? एसिड बिका है। संपत्ति बेच के पूंजीगत प्राप्तियां क्या है?
समझ में आ जाएगा ना। और राजस्व प्राप्ति तो समझ जाओगे कि कितना टैक्स इस बार जमा। ठीक है, लिख लीजिए 1.2 3 लिखिए बातें लिखिएगा। राजकोषीय घाटा, अगला पद लिखिएगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ऋण प्राप्तियों को दर्शाती है। राजकोषीय घाटा ऋण प्राप्तियों को दर्शाती है। सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए, सरकार अपने व्यय, हाँ सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए राजकोष से घाटा दिखाती है। राजकोषीय घाटा दिखाती है जिसके तहत अनुमानित ऋण, जिसके तहत अनुमानित ऋण, जिसके तहत अनुमानित ऋण दर्शा सके, दर्शा सके, दर्शा सके। आप बताओ जितना राजकोष से घाटा होगा उससे आपको अनुमाना जाएगा कि सरकार कितना इस बार ऋण लेने वाली है। क्योंकि घाटा लगा बाबू, टैक्स आया इतने में हम खर्च कर बोल दी चिल्ला चिल्ला के इतना खर्च करेंगे, तो भाई पैसा लाना पड़ेगा विदेश से, कहीं से लाना पड़ेगा, संपत्ति बेच के। तो आप देखो जब भी बजट देखना है तो दो चीज देखना है, राजस्व प्राप्तियों कितना हो रहा है, फिर पूंजीगत प्राप्तियां कितना हो रहा है, फिर देखना सरकार खर्च कितना कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है एग्जाम में, राजकोष से घाटा कितना है। समझ आएगा? राजकोष से घाटा से पता चल जाएगा हमारा देश इस बार ऋण दे लेने वाला। ये हुआ आपका 4 प्रकार का घाटा। समझ आएगा बात को? राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, बजटीय घाटा और राजकोषीय घाटा। ये 4 प्रकार का घाटा, इसको दिमाग में अंदर में आराम से डाल देना, ठीक है ना। देखो बस लिख लो फॉर्मूला, उसके बाद ये टॉपिक लिखिएगा। राजस्व घाटा बराबर, सॉरी हाँ वही राजकोषीय घाटा बराबर राजकोषीय घाटा बराबर लिखिएगा कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। लिखे ना। अब बताओ प्राप्तियां अधिक की कम और व्यय सिंबल दिखा दीजिएगा। ब्रैकेट एक बार लिख लीजिएगा, ऋण को छोड़कर। किस प्राप्तियां में? ऋण को छोड़कर, ब्रैकेट को नीचे लिख लीजिएगा, ऋण को छोड़कर। ऋण को, ये था आपका टॉपिक राजकोषीय। लेकिन एक आध बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन आरबीआई आप पूछ देता है, क्वेश्चन पूछो तो एक बार क्या करना है आपको पढ़ लेना। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर सरकार को राजस्व में वृद्धि करना है, किसमें वृद्धि करना है? राजस्व में वृद्धि करना है, टैक्स रेट में बढ़ाना है सरकार को, चार्ज बढ़ाने के लिए, तो क्या करना होगा सरकार को? दूर से सोच, आसान सवाल नहीं पूछे। सरकार को अपनी राजस्व क्षमता को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा सरकार को?
कल्याणकारी दूर से सोचो, सब बात में सोचो तब टैक्स रेट को सरकार को बढ़ाना होगा, तो सबसे पहले आपके पास पैसा देगा तब वो टैक्स रेट को बढ़ाएगा। सब्सिडी नहीं, सब्सिडी देगा तो घटन बढ़ जाएगा। आपको सबसे पहले देगा रोजगार, और रोजगार कैसे देगा? आपको ऋण दे देंगे। आप उद्योग खोल लीजिए, रोजगार आ जाए, तब ना सरकार के पास क्या बढ़ेगा? राजस्व बढ़ेगा। अर्थात सरकार आपको ऋण उपलब्ध करा के सरकार अपने राजस्व को क्या कर सकता है? अब दूसरी बात, अब ऋण कैसे देगा आपको? जब सरकार ऋण लेगी तो सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ा के अपना राजस्व व्यय को, सॉरी, राजस्व प्राप्तियों को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। सरकार सही राजस्व घाटा बढ़ेगा तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब ये इतिहास में क्वेश्चन पूछता है, अब लगाना है दिमाग। अब क्या लगाना है? ठीक है ना? तो टॉपिक देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इतने वो पूछेगा, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा और लगाना है। क्वेश्चन कहीं से हार्ड पूछ सकता है। ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा राजकोषीय घाटे के, टॉपिक लिखिएगा राजकोषीय घाटा के प्रभाव। राजकोषीय घाटा के प्रभाव। अब राजकोषीय घाटा का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सोचो, राजकोषीय घाटा का प्रभाव। राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा, अब ध्यान समझना, अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अगर राजकोषीय घाटा घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सा अच्छा है? राजकोषीय घाटा घटा रहना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, या बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो ये बताइए। घाटा कम रहेगा तो अच्छा रहेगा जी, ऐसा नहीं। राजकोषीय घाटा कम रहेगा तो बाबू पता है ऋण लेवे करेगा देश, ऋण लेगा तो आपके लिए कैसे बनेगा? वंदे भारत स्टेशन कैसे बनेगा? स्टेशन हर जगह खुलेगा तो उसमें क्या चाहिए? ऋण। और ऋण लेने के लिए क्या बढ़ेगा? राजकोषीय घाटा को बढ़ाना होगा। अर्थात देश में अगर आर्थिक समृद्धि बढ़ाना है और टैक्स रेट को कमाना है, टैक्स रेट को अगर कमाना है, हमें राजकोषीय घाटा को क्या करना होगा? है ना बात सही? आप चाहते हो आपको अच्छा सा वन क्लास का देश मिले, अच्छा बेहतर हॉस्पिटल हो, बेहतर कॉलेज हो, बेहतर हो, उसके लिए क्या करना होगा? राजकोषीय घाटा को बढ़ाना होगा। और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो सारा, अब देखो यही सारा कंट्रोल होता है। हम विदेश से ऋण लेंगे, समझ बात को, हम किसको पैसा देंगे? आरबीआई को। किसको पैसा देंगे? आरबीआई के पास पैसा है तो आरबीआई अपना बैंक रेट में क्या कर देगा? रेपो रेट में क्या कर देगा? कमी। और कमी कर देगा तो कमर्शियल बैंक को ऋण मिलेगा, कमर्शियल को सस्ता मिलेगा तो हमको भी ऋण सस्ता में मिलेगा, और सस्ता हमको ऋण मिलेगा तो फिर हम लोग भी क्या कर लेंगे? ऐसे दुनिया चलता है। सोचो आप समझ में आया कि राज को सारा खेल का सबसे बड़ा कौन है? राजकोषीय घाटा। ये आप इतना यानी बैंकिंग वाला चैप्टर और ये वित्त वाला चैप्टर यानी पब्लिक फाइनेंस वाला, ये दोनों चैप्टर का बस एक निष्कर्ष निकलता है, देश की राजकोषीय नीति कितना है। आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि फिजिकल डेफिसिट इस बार का कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि इस बार में देश किस दिशा में जाएगा। समझ बात को ना? तो राजकोषीय घाटा ही डिसाइड करता है। प्रभाव लिखिए ना, अपना मन से घर से लिख के आ जाइएगा प्रभाव। सोच के एक आध पॉइंट बताइए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ाने से? राजकोषीय को बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण अधिक नहीं लेगा, तो डायरेक्ट प्रभाव बताओ। राजस्व घाटा अधिक होगा तो राजस्व प्राप्तियां अधिक होगी। हम लोग पे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास होगा, और रोजगार का सृजन होगा। और बताओ ब्याज दर कम हो जाएगा। ब्याज में क्या है? राजस्व व्यय में, राजस्व व्यय में वृद्धि। तुम लोग टॉपिक पे ब्याज बोल रहे हैं हम, राजस्व व्यय में वृद्धि होगा या कमी होगा? बढ़
तो सरकार राजस्व व्यय बढ़ाना चाहती है ना, तो राजस्व से घाटा में क्या करना होगा? हमें पता है हम लोग नहीं सोच पाते। सबसे पहले लिखिएगा राजस्व से घाटा के प्रभाव, वो तो लिख दिए। लिखिएगा प्रभाव में लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा आर्थिक समृद्धि दर में, आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होगी। किंतु कर संग्रह में कमी आएगी। संग्रह में कमी आएगी। चलिए अब हमको ये बताइए, क्या राजकोषीय घाटा बढ़ा के ही हमारा देश विकास करेगा? ऋण लेके बढ़ाए? नहीं, ये तो गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। है कि नहीं? तो हमेशा राजकोषीय घाटा अच्छी है कि खराब है? हमेशा कभी अच्छी है तो कभी खराब है। जब डिपेंड करना है कि बजट की स्थितियां किस टाइप की है। मान लो इस बार टैक्स कम हम लोग के पास है, मान लो बहुत से देश में सूखा आ गया, या बहुत से देश में बरसात, बहुत से राज्य में बरसात आ गया, सूखा पड़ गया, तो उस राज्य का कमर टूट जाएगा ना बाबू, तो आप उसके लिए राजकोषीय घाटा उस बार दिखाना पड़ेगा। तो याद रखना हमेशा राजकोषीय घाटा लगे अच्छी बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे राजकोषीय घाटा बढ़ा के समृद्धि कर ले, लेकिन अपना देश की राजस्व की क्या करना है? वृद्धि करना है। राजस्व को वृद्धि करना है, राजस्व प्राप्ति को क्या करना है? वृद्धि करना है। तो इस टॉपिक को कल हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? कल विस्तार पूर्वक से और समझेंगे, तब ये टॉपिक कल क्या जाएगा? राजकोषीय घाटा के बाद पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे वित्त आयोग, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म।